चलो जी, और किसी का वो क्वेश्चन हो तो। और किसी का कोई क्वेश्चन? 10 मिनट हैं आपके पास, कोई क्वेश्चन है तो फिर, नहीं तो नेक्स्ट हमारे नासिर साहब आपको बताएंगे कि जी हाउ टू पास क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के बारे में वो एक्सपर्ट हैं, प्रैक्टिस उनकी बहुत अच्छी है। क्रिमिनल लॉ वो बताएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी 10 मिनट हैं, आप किसी की क्वेरी हो तो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे वालेकुम आपसे सलाम ये जी। क्वेश्चन मैडम आवाज कम आ रही है आपकी। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था, क्या हमारे जब हम लॉ ग्रेजुएशन करते हैं तो मिनिमम हमें कितना टाइम चाहिए होता है सिविल जज की तैयारी करने के लिए? और सेकेंडली मेरा ये क्वेश्चन है, क्या हमारे सिविल जज की जस्ट हमारी एजुकेशन ये बहुत होती है या फिर हमें इसके लिए प्रैक्टिस इसमें कितना मैटर करती है हमारी? क्या वो भी साथ साथ जरूरी है? मैडम प्रैक्टिस आपकी समझने के वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है। पेपर वर्क में ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से आप जो चीज़ें सीखती हैं ना वो कभी नहीं भूलती। मतलब प्रोसीजर आप कह लो कि जी रिमांड रिमांड आप जाके टेस्ट करती हैं, या आप बेल करती हैं, जाके बेल आर्गू करती हैं, या फिर आप कोई एक सूट फाइल करती हैं। जैसे अभी उन्होंने पूछ लिया कि था कि जी प्रोसीजर, उन्होंने प्लेंट 2022 में क्वेश्चन आएगा जी प्लेंट फाइल करते हुए आप क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट करते हैं। तो वो अगर आपने एक दावा फाइल किया है तो वो आपको कभी चीज़ें नहीं भूलेंगे कि आप दावे के साथ प्लेंट की कापी लगाएंगी, एक आईडी कार्ड या उसकी तस्वीर लगाएंगी, वकालतनामा लगाएंगी, साथ पर्दे पर्दा फॉरेस्ट निसार और पेश करता, ये चीज़ें आप साथ लगाएंगी, साथ एक एक्स्ट्रा कापी लगाएंगी। तो प्रैक्टिस का अमल दखल है, ये नहीं कह सकते कि आप प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी लाजमी प्रैक्टिस हो वो जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस से मैडम आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें आप इजी लर्न करती हैं, इजी समझ आती है आपको। बाकी आपका क्वेश्चन है कि जी कितनी देर आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस कम अज कम आपको 1 साल रिक्वायर होता है आपको कंप्लीट तैयारी का, क्योंकि इंग्लिश उर्दू जीके वो भी टाइम मांगते हैं, और लॉ स्पेशली टाइम मांगता है। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस थोड़ा नहीं है। तो 1 साल आपको चाहिए होता है कम अज कम तैयारी करने में। हाँ, अगर आप एक्सी कॉम्पिटेंट हैं तो उससे कम टाइम भी लग सकता है, लेकिन कम अज कम 1 साल जो आर्टरी स्टूडेंट्स हैं। जी सर, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आवाज आ रही है? सर मैं रावलपिंडी से हूँ। मैंने ये पूछना था कि ये आवाज नहीं आ रही सर आपकी। किसी को आवाज सुनाई दे रही है? मुझे नहीं अस्सलाम सुनाई। वालेकुम सर। सर मैंने वालेकुम ये सलाम जी, पूछना जी था आवाज आ कि रही है आपकी मैं अब। रावलपिंडी से हूँ, तो जी जूम जी। में काफी डिस्ट्रक्शंस होती हैं, नहीं कभी कभी बार बार चला जाता है, बार बार आता है। अगर हम आना चाहें आपकी एकेडमी में तो ये कितना मंथ का स्केड्यूल है आपका, और इसकी क्या फीस है, और क्या हॉस्टल अवेलेबल हैं उधर आपकी एकेडमी में, या आसपास मिल जाते हैं आराम से? हॉस्टल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। 6 महीने का प्रोग्राम होता है, 50,000 उसकी फीस है। ठीक है, 6 महीने में आपको तैयारी करवाते हैं कंप्लीट। और किसी का वो क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, बेयर एक्ट आवाज। के मतलब अगर हम जी जी। जी सर, आप आवाज ठीक है? जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब बेयर एक्ट में से जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके जो पॉइंट निकाल कर हम लिखते हैं 1 2 3 4, तो उसको इलेबोरेट करने की जरूरत है 4 से 5 आने में, या सिर्फ वो पॉइंट्स लिख के सफिशिएंट है क्वेश्चन को सम अप करना? जैसे
साइनोप्सिस लिखते हैं, ऐसे मैडम लिखना है या सिनॉप्सिस फिर नहीं थोड़ा थोड़ा लिखने, एक्सप्लेन भी करना सिनॉप्सिस है? नहीं लिखने में आपको ना, आप देखें, आपको मैं कोई भी पास पेपर बताएं, मैं आपको वो अभी बताता हूँ कि जी उसका क्या आंसर है। सिनॉप्सिस नहीं लिखने, आपने बेयर एक्ट सर लिखना है। कोई भी आप ये देखें तो में से कोई भी सर क्वेश्चन बेयर उठा एक्ट लें की जी। बेयर एक्ट सर ये क्वेश्चन नंबर 5 बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताएगा जी आपका ये आपका the object underlying the preemption under Mohammedan law is to prevent the inconvenience which may result from the introduction of disagreeable stranger as co-princer as nearer neighbor। ठीक है, अब वो सबसे पहले कि जी इसका ऑब्जेक्ट मोहम्मद लॉ का ये है कि जी हमने प्रिवेंट करना है किसी स्ट्रेंजर को, कि स्ट्रेंजर जो है इलाके में ना आए। शोफा का मकसद भी ये है कि जी एक तीसरा अनजान पर्सन आपके लोकेलिटी की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब ना करे, इसका ये ऑब्जेक्ट है। इट इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ कन्वीनियंस एंड ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट पॉसिबल vexation arising from the disagreeable neighbor. Do you think Punjab Preemption Act is satisfied this statement? Explain in this detail. अब मैडम वो आपसे इंट्रो मांग रहा है, ठीक है, इंट्रो मतलब आपसे ओपिनियन मांग रहा है, जो भी आपकी जुडिशियल ओपिनियन है वो आपने बतानी है कि जी क्या आपके ख्याल में पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि जी आपके जो लोकेलिटी है वो प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं हो रही या डिस्टर्ब हो रही है, ये आपसे ओपिनियन देनी है। ठीक है, आपने ओपिनियन आपकी यस में भी हो सकती है, नो भी हो सकती है। ठीक है, और आजकल जो मैडम एक साइटेशन आई थी 2007 में, PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 302, ठीक है, उसमें वो उन्होंने तकरीबन लेके दिया था कि जी प्रियम्पशन अब नहीं होगा, नहीं चलना, मतलब प्रियम्पशन का कोई दावा कोई डिग्री नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी 3 तलब रखती है कि तलब मुआतबत, तलब इशात, तलब खसूमत, वो तकरीबन पूरी नहीं होती। ठीक है, तो आपने ओपिनियन दे दिया। अच्छा, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी एक्ट पढ़े ना, कोई भी एक्ट, उसका प्रियम्बल हमें बताता है इसका पर्पस क्या है। प्रियम्बल 3 चीजें बताता है कि इसकी इन्फोर्समेंट, इसकी आपकी जो है एक्सटेंट के कहाँ तक लागू होगा, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रियम्बल से हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका आपने सिर्फ आपने अपनी ओपिनियन देनी है, जैसे मर्जी ओपिनियन दे रहे हैं। ये जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन था। आगे उन्होंने ये प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है, इसके वही 4 आपने एडिशन बतानी है। आगे ये डेफिनेशन है, जैसे डेफिनेशन है तो बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है, इधर उधर जाना ही नहीं है। ठीक है, इसी तरह सेक्शन 6 है, ओके वो सर। उन्होंने पूछ लिया कि जी टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट करें, तो आपने टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट करनी है। जो क्वेश्चन पूछना ना उसका वैसे रैशनल आंसर देना है। सवाल गंदम जवाब गंदम, सवाल चन्ना जवाब चन्ना होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो कि जो सवाल गंदम जवाब कुछ और हो, तो ये फिर वो ये चीजें इरिटेट करती हैं। और किसी का वो जी सर। क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी नासिर साहब क्लास लेंगे और उसके बाद फिर ये नासिर साहब बताएंगे क्रिमिनल लॉ के बारे में, और उसके बाद मैडम इकरा साहब आऊँगी, वो आपको बताएंगी कि इंग्लिश के आपने कैसे तैयार करनी है। साथ फिर अनम अमान साहब हैं, वो बताएंगी कि जी प्रेसी ऐसे प्रेसी कैसे करनी है। साथ फिर आपको बताएंगे जीके के बारे में काजमी साहब। ठीक है, तो इनका फिर आधा आधा घंटा का टाइम होगा, आपके डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पे या उनके पास। टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना क्लास लेंगे नासिर साहब। जी नासिर साहब, सर आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, चलें सर। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको। माय नेम इज़ नासिर तुफैल। आई एम एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट
और ऑलमोस्ट 9 years स्टैंडिंग है मेरी एज ए क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर। और जिन्ना जुडिशल अकेडमी से कह लें कि मेरा रिश्ता इतना ही पुराना है जितनी जिन्ना जुडिशल अकेडमी की एज है। और इस एकेडमी में मैं क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। अभी आते हैं आप आज के टॉपिक की तरफ। आज का ये जो सेमिनार है इसमें मैंने आपको एक ब्रीफ सा एक स्केच में देने की कोशिश करूंगा आपको कि हाउ टू पास द पेपर ऑफ द क्रिमिनल लॉ इन जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कि किस तरह से आपने क्रिमिनल लॉ का जो आपका पेपर है उसको आपने पास करना है। इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है कि जो मैं अभी आपको 2 वर्ड में बता दूं कि आपने ये काम करना और आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर जो है वो पास हो जाएगा। बेसिक कुछ चीजें हैं जिन पे आपने फोकस करना है तो आप आसानी से क्रिमिनल लॉ का पेपर जो है वो पास कर सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। अगर मैं सिविल जज का जो क्रिमिनल लॉ का सिलेबस है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 2 तरह के लॉज हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। सब्सटेंटिव लॉ में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान पीनल कोड है और प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी है हमारे पास, उसके पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018, पुलिस ऑर्डर 2002 है और पुलिस रूल्स 1934 के कुछ चैप्टर्स हैं। चैप्टर 22 है, 24 है, 25 और 26। और इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 जो है ये आपका टोटल क्रिमिनल लॉ का सिलेबस है सिविल जज के लिए। ज्यादा पोर्शन जो है इसका वो प्रोसीजरल लॉ पे मबनी है। सब्सटेंटिव लॉ इसमें जो है वो मेन एक ही स्टैट्यूट है, पाकिस्तान पीनल कोड। इसके बाद अगर हम एडीपीपी और डीडीपीपी के सिलेबस की बात करें तो तकरीबन ये जितने भी स्टैट्यूट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे एडीपीपी के और डीडीपीपी के सिलेबस का भी हिस्सा है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टैट्यूट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन के सिलेबस में है। एडीपीपी और डीडीपीपी के जो पेपर्स हैं इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। इसके 3 पेपर हैं, एक क्रिमिनल लॉ 1 है। क्रिमिनल लॉ 1 में आपका सारे का सारा प्रोसीजरल लॉ है और साथ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रोसीजरल लॉ में सीआरपीसी है आपकी, उसके अलावा प्रोबेशन लॉज हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, और पेपर 2 जो है क्रिमिनल लॉ का ये सब्सटेंटिव लॉ पे बेस करता है सारे का सारा पेपर। इसमें जो मेन स्टैट्यूट है आपके वो पाकिस्तान पीनल कोड है, उसके बाद एंटी टेररिज्म एक्ट है 1997 का, ये एटीए जो है ये सब्सटेंटिव लॉ भी है और प्रोसीजरल लॉ भी है। इसके बाद आपका टीका एक्ट है 2000, साइबर क्राइम से रिलेटेड ये एक्ट है। उसके अलावा नार्कोटिक ऑफेंसेस के हवाले से आपका सीएनएस है 1997, कंट्रोल ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस एक्ट।
और उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979। ये आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर 2 है प्रोसिक्यूशन सिलेबस में। इसके बाद क्रिमिनल लॉ का पेपर 3 जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस पे मबनी है, कानून शहादत ऑर्डर जो है। ये आपके 3 पेपर थे क्रिमिनल लॉ के प्रोसिक्यूशन सिलेबस के, एडीपीपी और डीडीपीपी के लिए। चौथा पेपर इंग्लिश का है। ये 30 मिनट्स के टाइम में मैं आपको ये सारा लॉ तो डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ बुनियादी चीजें जो हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि क्रिमिनल लॉ को पढ़ने के लिए आपने स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी अडॉप्ट करनी है, किस तरीके से आप जो है वो स्टैट्यूटरी लॉज जो हैं उनको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है कि इन लॉज पे आपका जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि जिस तरह आप लोग एलएलबी में पढ़ के आए हैं उसी तरह से बस सरसरी सा पढ़ लेंगे और एक सेट पैटर्न पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे और आप जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मेरी नजर में ये पॉसिबल नहीं है। जुडिशियल एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको कंसेप्चुअली जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर होना पड़ेगा। आपके कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ज्यादा फाइन किस्म के होने चाहिए। किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी एंगल से एग्जामिनर पूछे, आपको पता होना चाहिए कि इस पर रेलेवेंट लॉ क्या है। सबसे पहले जो बेसिक लॉ है जिसको हम कह लें कि बेयर एक्ट की वर्डिंग ही समझ लें आप, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, जो लेटर्स ऑफ लॉ है, सबसे पहले आपने उनको पढ़ना और उनको समझने की कोशिश करनी है। जब आप स्टैट्यूटरी वर्डिंग को समझने के काबिल हो जाए, आपको समझ आ जाए कि ये इसमें लेजिस्लेशन की इंटेंशन क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद अगला स्टेप है आपने उसकी कमेंट्री को देखना है। उस टॉपिक पे कमेंट्री वाली बुक्स पढ़े। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ हर स्टूडेंट को कि कमेंट्री वाली बुक्स पढ़ें। जस्ट बेयर एक्ट पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बेयर एक्ट से ही तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जस्ट बेयर एक्ट पढ़ने से भी मैं नहीं समझता कि बंदा बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो है वो गेन कर सकता है। बहुत सारी ऐसी लीगल प्रोविजंस हैं, एक प्रोविजन कहीं पे है, दूसरी प्रोविजन जो है वो उसी स्टैट्यूट में किसी और जगह पे है। आप एक प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट आधा है, बल्कि बाज दफा तो आधा भी नहीं होता, आपको पूरा कॉन्सेप्ट की समझ ही नहीं आती। वो जो दूसरी प्रोविजन है वो बाज दफा तो हम पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अगर बाद में 2 माह के बाद अगर हम उस प्रोविजन को जाके पढ़ेंगे तो पहले वाली हमारे ज़हन से निकल चुकी होती है। बेसिक्स लॉस को पहले पढ़ें, उसके बाद कमेंट्री वाली बुक्स पढ़ें, उस सेक्शन पे जो कमेंट्री है वो पढ़ें। क्रिमिनल लॉ की जितनी भी बुक्स हैं, पीपीसी है, सीआरपीसी है या दूसरी भी जितने भी स्टैट्यूट है, कमेंट्री जो है वो एम महमूद और शौकत महमूद, ये 2 ऑथर्स जो हैं ये बहुत अच्छी बुक्स हैं इनकी कमेंट्री की, स्पेशली पाकिस्तानी राइटर्स की अगर हम बात करें, इनको पढ़ने की कोशिश करें। और जब आप कमेंट्री पढ़ने के बाद
आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो बन जाए, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको जरूर पढ़ें। उससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और जब आप जजमेंट रीड करते हैं तो सिर्फ उसका जो कह लें कि इंडेक्स वगैरह होता है वो नहीं आपने पढ़ना, पूरी की पूरी जजमेंट आपने पढ़नी है। सबसे पहले उसके जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद अगर उस जजमेंट में दोनों साइड के जो काउंसल्स हैं उनके आर्गुमेंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं तो वो पढ़ने हैं। फिर उसके बाद जो कोर्ट की फाइंडिंग है वो आप पढ़नी है। उसके बाद जो आपकी का कॉन्सेप्ट बनेगा, मेरा ख्याल है कि उससे अच्छा कॉन्सेप्ट आप किसी भी तरीके से गेन नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर हम प्रोसीजरल लॉ की बात करें, प्रोसीजरल लॉ को कभी भी सेक्शन वाइज ना पढ़ें, इसको टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप एक साइड से सीआरपीसी को शुरू कर दें, जिस सेक्शन 4 से हमने शुरू कर लिया, 5, 6 एंड ऑनवर्ड पढ़ते जाना है बस, अब हमने नहीं। प्रोसीजरल लॉ खास तौर पे जो है, सब्सटेंटिव लॉ को तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रोसीजरल लॉ जो है इनको इस तरह से पढ़ने आप जिस तरह भी पढ़े इंसान कुछ ना कुछ गेन तो करता है, लेकिन जो चीजें आपने एक महीने में गेन करनी है वो आप एक साल में गेन करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा एफर्ट्स के बाद। प्रोसीजरल लॉ को हमेशा टॉपिक वाइज पढ़ें। फॉर एग्जांपल आपने रिमांड का टॉपिक पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि रिमांड से मुतल्लक जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो कौन कौन सी हैं। आपने सबसे पहले रिमांड की जो बुनियादी प्रोविजन है सेक्शन 61 सीआरपीसी उसको पढ़ें। उसके बाद सेक्शन 167 पढ़ें। उसके बाद सेक्शन 344 को पढ़ें। जब आप इन तीनों प्रोविजंस को मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपको रिमांड का टॉपिक जो है वो थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू होगा कि रिमांड होता क्या है, किस तरह से कोर्ट जो है वो रिमांड ग्रांट करती है, किन ग्राउंड्स पे कोर्ट जो है वो रिमांड ग्रांट करती है। बेसिक जो ग्राउंड बताई गई है वो 167 में वो क्या है। उसके बाद आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स देखें। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में रिमांड के ऊपर बहुत अच्छी कह लें कि चीजें आपको मिलेंगी। चैप्टर 11 पार्ट बी जो है रिमांड से डील करता है, वॉल्यूम 3 का, वहां पे कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं फॉर कोर्ट्स कि कोर्ट्स किन चीजों को मद्देनजर रखेगी जब फिजिकल रिमांड ग्रांट करेगी, जब जुडिशियल रिमांड ग्रांट करेगी, कब रिमांड ग्रांट किया जाएगा, कब रिमांड जो है रिफ्यूज किया जाएगा। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स को पढ़ने के बाद उसके बाद इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है गुलाम सरवर केस, उसको पढ़ें। और जब आप इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो मेरा ख्याल है कि रिमांड का टॉपिक जो है वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूले, बजाय इसके कि आप सेक्शन 61 आज पढ़ें, 167 जो है वो 15 दिन के बाद पढ़ें, 2 महीने के बाद 344 जाके पढ़ें। ना आपको 344 पढ़ते वक्त 61 याद होगी, ना 167 याद होगी, और हमेशा आपके जहन में एक खिचड़ी सी पकी रहेगी कि पता नहीं रिमांड क्या होता है, फिजिकल रिमांड किन ग्राउंड्स पे दिया जाता है, जुडिशियल रिमांड किन ग्राउंड पे दिया जाता है, किस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट ने क्या ऑर्डर करना होता है।
और अभी जिन पैटर्न पे पेपर्स आ रहे हैं जुडिशरी के भी और प्रोसिक्यूशन के भी, मेरी असेसमेंट जो है वो यही है कि जस्ट बेयर एक्ट पढ़ने से आप बहुत अच्छा पेपर नहीं कर सकते, और अगर आप इन केस रिटर्न आप कर भी लेते हैं तो इंटरव्यू में आपके लिए बहुत सारे मसाइल जो है वो क्रिएट हो जाते हैं अभी। इसलिए जितना भी पढ़ें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ें। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था जी कि प्रैक्टिस जो है वो कितनी जरूरी है। प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि जुडिशियल एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बेशक आप थोड़े टाइम के लिए जाएं, लेकिन कोर्स ज्वाइन करें। अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है तो वो जरूर ज्वाइन करें। अगर नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप प्रैक्टिसिंग नहीं है तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बगैर प्रैक्टिस के भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। जब आप चीजों को पढ़ते हैं फिर उनको खुद फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं तो उससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेहतर हो जाता है, दूसरा आपको चीजें बिल्कुल आसानी से समझ आना शुरू हो जाती हैं, और जो चीजें आप खुद से देख के ऑब्जर्व करते हैं वो सारी जिंदगी आपको भूलती नहीं है। अभी मैंने आपको रिमांड की मिसाल दी, इसी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक डिस्चार्ज का टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्रिमिनल लॉ में। डिस्चार्ज की प्रोविजंस भी इसी तरह आपको सीआरपीसी में स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगी। 63 जो है वो कहीं पे है, 169 कहीं पे है, 173 की सबसेक्शन 3 कहीं पे है। लेकिन जब आपने डिस्चार्ज के टॉपिक को पढ़ना है तो ये सारी की सारी प्रोविजंस आप अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो आपको डिस्चार्ज का टॉपिक समझ आएगा, अदरवाइज डिस्चार्ज आपको समझ नहीं आएगा। आप 20 साल भी पढ़ते रहे इसको। इस पे आपको कोई ना कोई लैंडमार्क जजमेंट देखनी पड़ेगी, या कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर जो आपको प्रॉपर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वे कर सके। इसलिए प्रोसीजरल लॉ को जब भी पढ़ें टॉपिक वाइज पढ़ें और इन्हीं प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए स्टडी करें। दूसरी चीज के अगर आप लोग ये समझते हैं कि सीआरपीसी पढ़ने से हमें सारा प्रोसीजर आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। जब तक सीआरपीसी के साथ साथ आप पुलिस रूल्स जो हैं वो नहीं पढ़ेंगे, जब तक सीआरपीसी के साथ साथ आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स जो है वॉल्यूम 3 वो नहीं पढ़ेंगे, पुलिस ऑर्डर 2002 नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर सीआरपीसी का भी समझ नहीं आएगा। और अगर आपको आएगा भी तो वो बस ऐसे ही होंगे, मुकम्मल कॉन्सेप्ट नहीं होंगे वो। अच्छा वकील बनने के लिए, अच्छा प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बनने के लिए प्रोसीजरल लॉ पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होना जरूरी है। और प्रोसीजरल लॉ आपको तभी अच्छे से आएगा जब आप ये तमाम के तमाम स्टैट्यूट्स जो हैं इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद किसी हद तक जब आपने चीजों को रीड आउट कर लिया, कमेंट्री भी पढ़ ली, जजमेंट्स भी देख ली, आपका एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो गया है। उससे मुतलका जो क्रॉस रेफरेंसेस हैं, उससे मुतलक जो दूसरे प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, दूसरे स्टैट्यूट्स की,
वो भी आपने देख ली, पूरा का पूरा आपने कॉन्सेप्ट गेन कर लिया। उसके बाद एक खास हद तक क्रैमिंग जो है वो भी जरूरी है। मैंने कभी भी क्रैमिंग को इनकरेज नहीं किया, लेकिन हमारे कह लें कि तालीमी निज़ाम में क्रैमिंग की जो इम्पोर्टेंस है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ता है, रट्टा लगाना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीनल कोड है, तो पीपीसी की जो प्रोविजंस हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हैं आपको हमेशा क्रैम ही करने पड़ते हैं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। और ये बात जो है वो मजे में रखें जी कि ठीक है, अभी हमें कंसेप्चुअली हमने ये कॉन्सेप्ट गेन कर लिया, तो अब हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्रैमिंग जो है वो कह लें कि रिटन एग्जाम के लिए जरूरी है। थोड़ी बहुत क्रैमिंग आपको करनी ही पड़ेगी, और जब आपने फिर चीजों को थोड़ा बहुत क्रैम भी कर लिया, कॉन्सेप्ट भी गेन कर लिए, फिर उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है। कई दफा ऐसा होता है, मेरे साथ खुद कई दफा इस तरह हुआ है कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट भी पता होता है, क्वेश्चन क्या एग्जामिनर पूछ रहा है, इसका आंसर क्या है, लेकिन राइटिंग स्पीड नहीं हमारी होती उस तरह की, पेपर में हमसे लिखा ही नहीं जाता। राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस से आपका ये जो एक हेजिटेशन होती है लिखने की, क्या इसको हम कहते हैं जी, स्क्रिप्टोफोबिया, ये आपका दूर होगा। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करें, खुद से लिखें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कमिटमेंट से मेहनत करें, डिवोशन से पढ़ें और कंसिस्टेंसी से पढ़ें। ये नहीं है कि आज 2-3 दिन तो बड़ा 4-4 5-5 घंटे बैठ के एक एक ही नशीस में आपने पढ़ लिया, बाद में एक हफ्ता आपने बुक खोली नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत जरूरी है। बाकायदगी से पढ़ें, जहां पे कोई चीज समझ नहीं आती पूछें, पूछने से इंसान सीखता है। किसी सीनियर से पूछ लें, किसी टीचर से पूछ लें, अपने किसी कोलीग से पूछ लें। पूछने में कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और सबसे एंड पे, मेहनत करने के बाद अल्लाह की ज़ात पे ट्रस्ट करें और उसकी रहमत पे यकीन रखें और उसे हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो क्रिमिनल लॉ के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, तैयारी के हवाले से, किसी भी हवाले से वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा बस एक क्वेश्चन है कि जो लैंडमार्क जजमेंट आपने बताई, ये कहाँ से पढ़ सकते हैं हम? ये लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये आपको लॉ जर्नल से ही मिलेंगी। ठीक है, जब आप कमेंट्री वाली बुक्स पढ़ेंगे तो आपको मोस्टली तो कमेंट्रीज में ही आपको जो है वो हर टॉपिक से मुतल्लिक जो मेन जजमेंट्स होती हैं वो मिल जाती हैं। वहां से नोट करके आप जो है वो लॉ जर्नल्स जो हैं उनको जो है वो
कह लें कि कंसल्ट कर सकती हैं। अगर लॉ जर्नल अवेलेबल नहीं है तो पाकिस्तान लॉ साइट की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकती हैं। बेहतर वैसे यही होता है कि लॉ जर्नल्स जो हैं वो पढ़ने की आदत डालें। ये नॉलेज गेन करने का, स्पेशली लॉ सीखने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और इंशाल्लाह हम यहाँ पे अभी प्रोसीजरल लॉ जो पढ़ेंगे, बल्कि प्रोसीजरल लॉ हमने स्टार्ट किया है अभी, तो इसमें मैं इंशाल्लाह हर टॉपिक पे जो है वो सारी लैंडमार्क जजमेंट जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। बल्कि लैंडमार्क जजमेंट के साथ साथ जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं हर टॉपिक के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे यहाँ पे। और स्पेशली जो लोग नॉन प्रैक्टिसिंग है, ये यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मसला है कि जो प्रैक्टिसिंग नहीं है। मोस्टली जो है जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं वो प्रैक्टिसिंग कम ही होते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी टाइम मांगती है और एग्जाम्स प्रिपरेशन भी टाइम मांगती है। लेकिन इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों का ये जो नॉन प्रैक्टिसिंग वाला मसला है, ये इंशाल्लाह हम इस फोरम पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह आपको ये नहीं आपके ज़हन में रहेगा कि हम नॉन प्रैक्टिसिंग हैं। प्रैक्टिसिंग से ज्यादा नॉलेज आपके पास इंशाल्लाह होगा। जी कोई और क्वेश्चन जी किसी का? कोई क्वेश्चन हो जी किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है जी? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये